वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ चुके हैं, रवि पराशर जी। रवि जी, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हरसिमरत कौर का इस्तीफा क्या मायने रखता है, क्या महत्व है इसके, और इसमें राजनीति आप कितनी देख रहे हैं? देखिए, ये इस्तीफा करीब करीब तय सा था। हालांकि मीडिया में इसे लेकर कोई बहुत ज्यादा सरसराहट नहीं थी। लेकिन जब पिछले सत्र के बाद, बजट सत्र के बाद सरकार इस आशय का अध्यादेश लाई थी, उसी समय अकाली दल ने इसका अध्यादेश का विरोध किया था। और मुझे लगता है कि अकाली दल और सरकार के बीच अध्यादेश चूंकि बाकायदा लाया गया और ये घोषणा करके लाया गया, और आप याद कीजिए, सरकार ने, मोदी सरकार ने ये घोषणा भी कर रखी है, ये वादा कर रखा है कि 2024 तक किसानों की आय, आमदनी दोगुनी की जाएगी। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तरह तरह के कदम केंद्र सरकार उठा रही है। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि किसान स्पेशल ट्रेन जो है पूरे देश से के नेटवर्क को जोड़ने के लिए चलाई गई है, शुरू की गई है। तो वो भी जो कदम उठाया गया है वो इसी मकसद से है कि ताकि 2024 तक जो भारत के किसानों की आमदनी दोगुनी करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है वो पूरा किया जाए। और इस अध्यादेश को थोड़ा सा समझने की मुझे लगता है जरूरत है। अब अध्यादेश तो नहीं है, क्योंकि अध्यादेश जब लाया जाता है तब संसद नहीं चल रही होती है, और यही अध्यादेश अब बिल में पारित करा लिया गया है। तो जाहिर है कि अकाली दल को विरोध जताना था, और सिंबॉलिक विरोध के लिए उन्होंने अपने मंत्री से इस्तीफा दिलवा दिया। वो और क्या कर सकते थे। असल में एक चीज आप समझिए कि पहले क्या होता था कि एक राज्य के किसान दूसरे राज्य में अपने उत्पादन को, अपने अनाज को नहीं ले जा पाते थे आसानी से। वो एक बहुत बड़ा टैक्स लगता था। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई किसान अपना गेहूं अगर दिल्ली में बेचना चाहता था तो वो सीधे सीधे उसको कानूनन अनुमति नहीं थी। इसी तरह से मध्य प्रदेश में अगर कोई किसान है वो उत्तर प्रदेश में अपनी फसल ला करके बेचना चाहे तो उसको इसकी अनुमति नहीं थी। और इस वजह से होता क्या था कि एक तरह से बिचौलियों की बहुत बड़े लेवल पे मोनोपोली हो गई थी। उसको तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने ये जो बिल है, ये जो कानून है, इसमें यह फैसला किया है कि कहीं भी किसी भी प्रदेश का किसान किसी भी प्रदेश में जाकर के अपना उत्पादन बेच सकता है। तो इसलिए अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि उत्तर प्रदेश में मान लीजिए गेहूं की कीमत, अगर गेहूं बहुत अच्छा हुआ है, गेहूं की कीमत उतनी अच्छी नहीं मिलेगी बाजार में, तो हो सकता है कि वो हरियाणा में या तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में जहां गेहूं की अच्छी कीमत मिले वहां जाके बेच ले। तो इसमें मुझे लगता है कोई विरोध करने की जरूरत नहीं थी। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटे। पहले हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में आलू, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसमें बहुत होता था। हमने ये भी देखा है कि जब आलू को लोग लेके ट्रकों में बंबई के मंडियों में ले जाते थे तो वहां पर उनकी इतनी कीमत भी नहीं मिलती थी जिससे कि ट्रक का भाड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मुंबई तक का। जरूर ये समझाइए कि आखिर क्या विरोध के जो पॉइंट हैं वो क्या हैं किसानों के, वो किस आधार पर प्रदर्शन कर रहे हैं और किन बदलावों की मांग कर रहे हैं इस बिल में? देखिए, पहली चीज, असल में पॉलिटिकल पार्टीज को, जो उनके वोटर हैं, उनको सही बात बतानी चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए। इस मामले में मुझे लगता है कि पंजाब की सियासत अकाली दल के आड़े आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने, अगर हम बिल को देखें तो मुझे कहीं नहीं लगता कि किसानों को इससे नुकसान होने वाला है। आप घर बैठे ऑनलाइन अपना कोई भी उत्पाद जो आपने बहुत मेहनत करके खेत में उगाया है, ऑनलाइन यूपी का किसान अगर आंध्र प्रदेश की मंडी में बेचने की सुविधा पा रहा है तो इससे बेहतर सुविधा किसी सरकार ने पहले नहीं की थी। और अंततः ये एक फैसला जो है वो किसान के समर्थन में होगा। और अब ट्रक ले जाने की जरूरत नहीं है। देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बाकायदा किसान रेलगाड़ियां चलाने का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। तो उनको बहुत सस्ते माल भाड़े पर अपना माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने की सुविधा होगी। असल में जो विरोध का मूल पॉइंट जो मुझे समझ में आया है, अभी तो बिल को पूरा देखना पड़ेगा, लेकिन जो मुख्य जो अकाली दल का जो विरोध का मुद्दा है, खासतौर पर पंजाब की सियासत के मद्देनजर, वो ये है कि पंजाब में मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू से ही बहुत मजबूत
बनाया गया है और उसमें अकाली दल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब क्योंकि ऑनलाइन खरीद बिक्री की सुविधा केंद्र सरकार ने देश के किसानों को दे दी है इस बिल के जरिए, तो मंडियों की जो इम्पोर्टेंस है, मंडियों की इम्पोर्टेंस है, वो खत्म हो जाने वाली है। तो पंजाब में कहीं ना कहीं अकाली सरकार को ये लगता है कि जो मंडियों में किसान जाता था, उस मंडी में जो बिचौलिए होते थे वो बहुत बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त में उनको मुनाफा मिलता था, और बहुत दूसरे धंधे, जब किसान दूसरे राज्यों के मंडियों में आते थे तो वहां दूसरे किस्म के रोजगार जो थे मंडियों में। ऐसा तो होता नहीं था कि कोई किसान आगरा से चला पंजाब की किसी मंडी में आलू लेके गया तो उसका आलू पूरा ट्रक जाते ही जाते बिक गया। तो हो सकता था कि वो 2-3 दिन वहां रुकता, तो वहां होटलिंग और बहुत सारे जो कमाई के पंजाब के लोगों की जरिए, जो मंडियों के जरिए हुए थे, अब ये ऑनलाइन अगर हर किसान करने लग गया अपने सामान की, अपनी फसल की बिक्री, तो मंडियों की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इससे ये एक सेटबैक पंजाब की किसानों को नहीं होगा। जी, ये भी बताइए कि हरसिमरत कौर के इस्तीफे से या फिर इस तरह से विरोध जताने से, जो गठबंधन की खुद एनडीए की जो पार्टियां हैं उनके विरोध जताने से केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की सेहत पर कितना असर पड़ेगा या नहीं? क्योंकि इसे हम अगर इस पॉइंट को देखें कि कल हरसिमरत कौर की तरफ से इस्तीफा दिया गया और उसे स्वीकार कर आज तुरंत उस पर नरेंद्र सिंह तोमर को इस पद पर बैठा दिया गया, नया खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बना दिया गया, तो मोदी सरकार का क्या रुख दिखता है इस फैसले पर? नहीं, देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, तो अगर किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया है तो जाहिर है कि जो मंत्री का जो कामकाज है वो एक एग्जीक्यूटिव प्रक्रिया के तहत वो मंत्री के अधिकार में अंतर्निहित हो जाएगा। तो ये तो एक एग्जीक्यूटिव व्यवस्था है, इसमें कोई सियासत या कोई वैसी चीज तलाश करने की हमको कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन एनडीए की सेहत वाला जो एक सवाल आपने किया वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, उसमें थोड़ा चिंतन करने की जरूरत है। लेकिन केंद्र में क्योंकि बीजेपी इस 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने आप में पूर्ण बहुमत लेकर आई थी, तो तकनीकी तौर पर अगर हम देखें तो शिवसेना के बाद अगर ये दूसरी पार्टी है जो बहुत पुराना, जिसका एक नैसर्गिक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, तो भावनात्मक तौर पर अगर देखें तो झटका लगता है, जरूर लगता है। आपके घर में भले ही भरा पूरा परिवार हो, लेकिन अगर कोई मित्र बहुत 40 साल से 50 साल से आजादी के तत्काल बाद से अगर कोई मित्र आपके एक कमरे में रह रहा हो और वो अगर साथ छोड़ने का फैसला करे तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, घर की सेहत पर कोई, इसमें भी ये कहा गया है कि जो इकलौती मंत्री थी हरसिमरत कौर, उन्होंने इस्तीफा जरूर दिया है लेकिन समर्थन जरूर चलता रहेगा सरकार को, तो उन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया है। देखिए, अंततः ये जो बिल है ये बीजेपी के पक्ष में और बीजेपी के जो सहयोगी हैं उनके पक्ष में एक गेम चेंजर साबित होगा। आप मेरी बात आज लिख लीजिएगा। जिस तरह यूपीए 1 में रघुवंश प्रसाद सिंह जब ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे और उन्होंने मनरेगा जो योजना थी उसका खाका प्रस्तुत किया था, तो यूपीए 2 जब केंद्र में आई, सरकार में आई, तो पूरा का पूरा श्रेय मनरेगा योजना को ही गया था उस समय। अभी असल में इस बिल का पूरा अध्ययन नहीं किया गया है, केवल पंजाब में सियासी तौर पर पंजाब में नफे नुकसान का आकलन शिरोमणि अकाली दल ने किया है। लेकिन पूरे देश में अगर किसानों को इससे बहुत फायदा पहुंचने लगेगा तो आप देखिएगा कि ये केंद्र सरकार के लिए, एनडीए सरकार के लिए ये बिल जिन वजहों से गेम चेंजर साबित होगा उनमें से एक बड़ी वजह ये भी होगी। लेकिन रवि जी, ये तो हम देख रहे हैं देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं। मायावती एक तरफ उत्तर प्रदेश में कह रही हैं कि जो समय समय पर नरेंद्र मोदी का समर्थन करती आ रही हैं वो भी इस अध्यादेश के, इस बिल के खिलाफ हैं, और देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं किसानों के। नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये देशव्यापी प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं इस मोर्चे पर नाकाम रही है कि अध्यादेश लाने के बाद से अभी तक लोग संसद में बिल पारित होने तक वो किसानों को समझा नहीं पाई है ढंग से। तो इस मोर्चे पर मैं कहूंगा कि केंद्र सरकार विफल रही है, और केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी के जो किसान संगठन है बीजेपी से जुड़े हुए, उनको भी एजुकेट करने की किसानों को प्रयास करने चाहिए थे, किसान संगठनों को। तो इसमें कहीं ना कहीं तो सही बात है, ये मानना पड़ेगा
कि आप एक अच्छी चीज बाजार में लाए हैं और अगर आप उसकी मार्केटिंग ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तमाम ताकत और तमाम शक्तियां आपके पास हैं। आप ये जिस तरह से मनमोहन टू यूपीए 2 सरकार में जब मनमोहन सिंह गठबंधन धर्म का रोना रोते थे, कम से कम एनडीए के लिए ये स्थिति तो नहीं है। बीजेपी के पास अपने आप में अपने दम पर पूर्ण बहुमत है। तो जो एलाइज हैं, जिस तरह से कांग्रेस पर मनमोहन सिंह सरकार पर दबाव डाल सकते थे, उस दबाव डालने की स्थिति में इस वक्त बीजेपी नहीं है, मोदी सरकार नहीं है। बीजेपी नहीं है, जी ये भी बिल्कुल जरा नहीं। समझाइएगा कि एक तरफ बीजेपी और जो शासित पार्टी है जो इस वक्त केंद्र में है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है यही किसानों की स्थिति को लेकर कि एक तरफ एनसीआरबी के वो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं जिसमें बताया गया था कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले ही, कि किसानों की जो आत्महत्या की दर है वो कम हुई है। तो ऐसे में ये जो सरकार है ये किसानों के बारे में सोचने वाली, किसानों के हितैषी सरकार है। इस वजह से ये बचाव इस अध्यादेश को लेकर किया जा रहा है। क्या ये सही है कि एक तरफ किसानों की जो आत्महत्या की दर है वो कम हुई है, तो इस लिहाज से आंका जाए कि ये जो सरकार है वो किसान हितैषी है? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये दो विशुद्ध रूप से अलग अलग चीजें हैं। एक तो किसानों की आत्महत्या की दर कम हुई है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट फोर्सेस, ये बहुत अच्छी बात है। देश में भारत कृषि प्रधान देश है। जब देश आजाद हुआ था उस समय पूरी अर्थव्यवस्था हमारी जो थी वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। लेकिन केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में आप जो मौजूदा दुनिया है, मौजूदा विश्व बिरादरी है, उसके मुकाबले अगर आपको चलना है तो केवल खेती पर निर्भर कृषि व्यवस्था को करके आप नहीं चल सकते। कोई भी देश नहीं चल सकता। तो इसीलिए जो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने औद्योगिकरण का जो एक विजन जो लेकर वो आए, वो स्वागत योग्य विजन था। लेकिन बहुत विडंबना की स्थिति ये हुई कि जो खेती का रकबा आजादी के करीब 2-3 दशक तक भारत में था, वो खेती का रकबा अगर आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले के आंकड़े देखें तो काफी खेती का रकबा कम हो गया। यानी आजादी के 2-3 दशक बाद तक जितनी जमीन पर खेती होती थी भारत में, आज उतनी जमीन पर खेती विभिन्न वजहों से नहीं होती है। और उसमें कहीं ना कहीं किसान विरोधी जो नीतियां रही हैं, किसान विरोधी भी ना कहें तो हम ये कहें कि किसानों की बेहतरी के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं करने वाली जो नीतियां रही हैं, उसके वजह से खेती का रकबा एक घटा है। किसानों की जो नई पीढ़ी है वो शहरों की तरफ उसने पलायन किया है। खेती को छोड़कर दूसरे उद्योग धंधे या रोजगार तलाश करने की दिशा में किसानों की नई पीढ़ियां चली गई हैं। तो खेती का रकबा तभी तो बढ़ेगा ना जब खेती प्रॉफिट का साधन बनेगा। अब अगर मोदी सरकार ने ये वादा किया है कि भाई हम 2024 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, तो कम से कम इस वादे पर आप 2024 में लानत मलानत कर लीजिएगा अगर आमदनी दोगुनी नहीं हो पाए। उससे पहले जो भी सरकार अपने वादे को पूरा करने के लिए काम कर रही है, उसे स्मूथली करने तो दीजिए भाई। अब 2024 में गिरबान पकड़ लीजिएगा ना कि आपने जो वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं कर पाए आप।